हेलो एवरीवन। आज करते हैं हम एक क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्प्रिंग में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम किस प्रकार होता है। स्प्रिंग जो होती है उसमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं हम। से पहले हमें देखना पड़ेगा कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि हमारे पास जो विद्युत ऊर्जा है उसको उष्मा ऊर्जा में बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा है उसको हम किसी भी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरी ऊर्जा उसको भी हम अलग अलग ऊर्जाओं में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो थोड़ा इससे अलग है। यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो टोटल एनर्जी। ये जो ऊर्जा है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv² होता है और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थिति के अनुसार लिया जा सकता है। जैसे स्प्रिंग के केस में स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ kx²। k क्या है, x क्या है, ये सारी बातें देखेंगे। और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि भाई किसी घटना में हर एक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत रहता है। तो लास्ट बार फिर देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि घटना के प्रत्येक बिंदु पर किसी भी प्रकार का, जैसे स्वतंत्र पूर्व गिरती हुई वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन करता है। तो जब वस्तु गिर रही है तो उसके हर एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या रहेगा, नियत रहेगा। अगर वस्तु नीचे आ रही है तो उसमें हाइट कम होती जा रही है, हाइट कम होने से स्थितिज ऊर्जा के मान में कमी होगी, लेकिन जैसे जैसे वस्तु नीचे आएगी उसका वेग क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और वेग अगर बढ़ता जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी। इसी प्रकार से एक टॉपिक है हमारे पास स्प्रिंग, इसमें भी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। ये स्प्रिंग की अनस्ट्रेच्ड सिचुएशन है, इसमें स्प्रिंग अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। ये एक वस्तु इससे बांधी हुई है, इससे जुड़ी हुई है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी अभी क्या है, 0 है। जब इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं, विरलन की अवस्था में आ जाते हैं, ये अवस्था विरलन कहलाती है, विरलन। और ये अवस्था सामान्य अवस्था कहलाती है। स्प्रिंग अपनी नॉर्मल अवस्था के अंदर है, स्प्रिंग अपनी नॉर्मल अवस्था में है, सामान्य और ये विरलन। विरलन का मतलब होता है स्प्रिंग अपनी सामान्य स्थिति से फैली हुई है। और एक और होता है संपीड़न, जिसमें वस्तु बिल्कुल शामिल होती है, स्प्रिंग को हम दबा देते हैं दोनों साइड से। स्प्रिंग जो है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ये हम कैसे करेंगे, ये करेंगे कि इस टाइप की मशीन खिलौनों में लगी हुई देखी होगी। जब खिलौनों में चाबी भरी जाती है तो उसमें हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो कार्य करना पड़ता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित रह जाता है। चाबी भरने में जो हम कार्य करते हैं वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित रह जाता है। ये टॉपिक करने के लिए पहले हमें कुछ परिभाषाएं देखनी होगी, याद पता होना चाहिए इनके बारे में। प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती है। जब हम किसी वस्तु को भारी बल लगाते हैं, उसके ऊपर दबाते हैं या खींचते हैं या किसी प्रकार का भारी बल लगाते हैं, तो पहली बात तो भारी बल को हम क्या कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं। भारी बल को क्या कहते हैं, जब विरूपक बल लगाते हैं तो क्या होता है, वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जब वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है तब क्या होता है, अपनी अवस्था परिवर्तित होगी। जैसे मान लो एक गुब्बारा है, उसको थोड़ा सा हाथ से दबा दिया तो गुब्बारे का आकार जैसा पहले था वैसा नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जब ये परिवर्तित हो जाता है तब हम बाहरी बल हटा लेते हैं। बाहरी बल को क्या कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं। जब बाहरी बल हटा लेते हैं तो क्या होता है, कुछ वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आती है, जैसे पहले थी वैसी की वैसी। और कुछ वस्तुओं में हमेशा के लिए कुछ डैमेज, विकृति बनी हुई रहती है। ठीक है, तो जो वस्तुएं वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल वैसी की वैसी लौट आती है, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। हाथी दांत और स्टील इसके उदाहरण। ठीक है, अधिक प्रत्यास्थ वस्तुओं में काउंट किया जाता है, लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है। तो क्या कहा हमने, जब किसी वस्तु के ऊपर भारी बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार और आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन। और जब परिवर्तन हो जाता है तो जब भारी बल हटा लेते हैं तो वो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में
वापस लौट आती है। अगर वापस लौट आती है तो ऐसी वस्तुएं हैं प्रत्यास्थ वस्तु। अगर वापस नहीं लौटती है तो ऐसी वस्तुएं क्या होती है? अप्रत्यास्थ वस्तुएं होती है। और वापस बिल्कुल भी नहीं लौटती है, जैसी आकृति हमने दबा के छोड़ी थी वैसी की वैसी रह जाती है, तो इसको कहते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तु। क्या कहते हैं? सोचो गीली मिट्टी है, ज्यादा कीचड़ जैसी नहीं, बस गीली मिट्टी है। गीली मिट्टी को जमा दिया हमने, उसके अंदर हमने उंगली लगाई और फिर उंगली वापस हटा दी, तो वो खड्डा जो बना बिल्कुल नहीं भरेगा। अगर गीली मिट्टी के ऊपर हमने पैर रखा तो वापस वो गीली मिट्टी वापस थोड़ी सी भी ऊपर की साइड नहीं आएगी। तो ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तु। अब यहां पे हमारे पास 2-3 परिभाषाएं क्लियर होती है। एक तो प्रत्यास्थ वस्तुओं की परिभाषा क्लियर होगी जो वापस अपनी स्थिति में आ जाए, एक पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तुओं की होगी जो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौटता है। अगला हो गया विरूपक बल, वो बाहरी बल जिसको वस्तु पर लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। वस्तुओं का यह गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। प्रत्यास्थता क्या है? कि वस्तुओं को वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, तो वस्तु का ही तो गुण है, उस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ। और जो बाहरी बल लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। सही है। नेक्स्ट, ये कुछ परिभाषाएं जो हमें स्प्रिंग के संदर्भ में याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। एक सवाल आता है कि भाई स्प्रिंग वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में कैसे लौट आती है, या किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं तो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में क्यों लौट आता है? भाई हमने बल लगाकर उसको दबाया था, उसके आकार आकृति में परिवर्तन करी थी, ये तो सही बात है, लेकिन वस्तु वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में क्यों आ गई? इसका मतलब अंदर से भी कोई न कोई बल लग रहा है। इसका हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, कि अगर ये यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और यहां से हमने क्या किया? इसको दबाया अंदर की साइड। अंदर की साइड दबाने पर क्या हो गया? स्प्रिंग यहां तक आ गई, तो इसके आकार में क्या हो गया? संपीड़न हो गया, ये आकार में छोटी हो गई, वस्तु यहां तक आ गई। ठीक है क्या? अब हमने इसको जब तक दबाए हुए रखा तब तक तो ठीक है, ये बाहरी बल है, इसको हम विरूपक बल कहेंगे। और जब हम इसको छोड़ देते हैं तो वापस अपनी स्थिति में आती है। इसका मतलब अंदर से भी कोई न कोई ऐसा बल लग रहा है जो वापस इसको अपने विपरीत दिशा में फेंक रहा है। अगर हम हाथ दबा के नहीं रखें, यहाँ पे बाहरी बल लगा के नहीं रखें, तो बस स्प्रिंग को वहां पे रोकना मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग को वहां ले जाके छोड़ दिया स्प्रिंग रुक जाएगी, जैसे ही हाथ हटाया वापस प्रारंभिक अवस्था में लौट आती। क्या बात समझ में आई? कि जब हम इसके ऊपर बाहरी बल लगाते हैं तो इसके ऊपर अंदर की तरफ से एक बल और लगता है जो इसको वापस प्रारंभिक अवस्था में लाने की कोशिश करता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं? तो परिभाषा क्या है? जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन होता है। जब बाहरी बल हटा देते हैं तो वस्तु वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसके अंदर एक बल होता है। वो कौन सा होता है? इस बल को हम आंतरिक बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आंतरिक बल के कारण वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटती है, और इस आंतरिक बल को हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। सामान्य बात है, अगर वस्तु में ये प्रत्यानयन बल नहीं होता, ये अंदर की साइड जो फोर्स लग रहा है ये वाला नहीं होता, ये विरूपक बल है, और ये कौन सा है? प्रत्यानयन बल है। अगर ये हमारा प्रत्यानयन बल नहीं होता वस्तु में, तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौटती। रबड़ होता है, उसे खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो क्या होता है? वो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आता है। तो खींचने पर बाहरी बल लगाया, वापस अपनी स्थिति में आ रहा है, मतलब आंतरिक कोई न कोई बल है जो उसको वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में ले रहा है। उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यास्थता सीमा। अब भाई जब स्प्रिंग के ऊपर बाहरी बल लगा रहे हैं तो उसकी एक कोई न कोई लिमिट होगी। क्या हम स्प्रिंग के ऊपर बहुत ज्यादा बल लगा दें, स्प्रिंग की कैपेसिटी से ज्यादा बल लगा दें और फिर सोचे स्प्रिंग वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी? नहीं आएगी। वो हमेशा के लिए एक तार बन जाएगी, फैल जाएगी, लंबी हो जाएगी। सही है कि नहीं? फिर वापस उसको स्प्रिंग नहीं कहेंगे। तो एक निश्चित बल लगाएं तब तक ही वो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आती है। उससे ज्यादा बल लगाएं तो वो जो विकृति है वस्तु में हमेशा के लिए बनी रह जाती है। क्लियर हुआ? तो स्प्रिंग के अंदर प्रत्यानयन बल कितना लगा है उसका एक अधिकतम मान है, वहां तक ही वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटती है। और उससे अगर ज्यादा करें तो क्या होगा? हमेशा के लिए विकृत हो जाती है। तो उस अधिकतम प्रत्यानयन बल, विरूपक बल का अधिकतम मान क्या कहलाता है?
प्रत्यास्थता कहलाता है। प्रत्यास्थता का गुण उस समय तक क्या रहना चाहिए? विद्यमान रहना चाहिए, उपस्थित रहना। प्रत्यास्थता का गुण क्या नहीं होना चाहिए? खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा। इसको समझने के लिए डायग्राम बनाया है। ये स्प्रिंग की सामान्य स्थिति है, इसको हम माध्य स्थिति कहते हैं। यहाँ पे अभी क्या विस्थापन 0 है। सोचना, इस ब्लॉक को जो यहाँ पे घर्षण रहित सतह के ऊपर रखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा इधर खींच लेते हैं, यहां तक अगर खींच लेते हैं तो हमारे द्वारा लगाया गया बल कौन सा होगा? ये वाला। हमारे द्वारा लगाया गया बल कौन सा होगा? ये वाला। इसको हम क्या कहेंगे? विरूपक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। फिर हम इसको यहां ले जाके छोड़ देते हैं, तो क्या ये यही रहेगी? वापस अंदर आएगी? वापस अंदर आएगी, इसका मतलब अंदर की साइड भी कोई न कोई बल लग रहा होगा। तो ये वाला जो अंदर की साइड बल लग रहा है वो क्या है? प्रत्यानयन बल। ठीक है, कौन सा बल है? प्रत्यानयन बल। ये प्रत्यानयन बल, जब हमारा बल हट जाएगा तो ये प्रत्यानयन बल इसको वापस प्रारंभिक अवस्था में, प्रत्यानयन बल एक प्रकार का आंतरिक बल है जो वस्तुओं को आकार आकृति वापस पहले जैसी देता है। ठीक है क्या? उसके बाद ये वस्तु इधर की साइड आ गई। अब यहां पे इसका वेग 0 रहेगा। क्या रहेगा? वेग v बराबर 0 रहेगा। यहाँ पे वेग v बराबर मैक्सिमम रहेगा, अधिकतम। क्या कहते हैं? अधिकतम। अभी सोचो कि यहां से हमने छोड़ दिया इसको, तो ये स्प्रिंग तेजी से अंदर आएगी, तो साथ में ये ब्लॉक जुड़ा हुआ है, वस्तु जुड़ी वो भी आएगी, और वो भी आके यहाँ पे बीच में रुक जाएगी क्या? नहीं रुकेगी। जब ये बीच में आएगी तो इसका वेग क्या रहेगा? अधिकतम रहेगा। माध्य स्थिति में वेग अधिकतम रहता है। जब वेग अधिकतम रहता है तो ये वस्तु अपने अधिक वेग के कारण इधर की साइड जाएगी, तो बाहरी बल इधर की साइड लगा और ये स्प्रिंग हो गई संपीड़ित। फैली हुई स्प्रिंग को विरलन कहते हैं, फैलाव को विरलन कहते हैं, और शामिल हो जाए तो संपीड़न कहते हैं। तो स्प्रिंग फैली हुई। अभी ये बल इधर लगेगा तो प्रत्यानयन बल किधर लगेगा? ये प्रत्यानयन बल हो गया उधर की तरफ। सही है, तो ये वापस उसको उधर की साइड ले जाएगा। फिर बीच में ये रुकेगी नहीं, आगे चली जाएगी। आगे जाते जाते स्पीड कम होते होते वेग 0 हो जाएगा। तो इस जगह वेग 0, इस जगह वेग 0, और बीच में वेग अधिकतम। जहां पे वेग अधिकतम है वहां पे हाफ mv² भी अधिकतम है। सही है क्या? और जहां पर वेग अधिकतम है वहां पे गतिज ऊर्जा हाफ mv² है, यानी कि यहाँ पे हाफ mv² गतिज ऊर्जा होगी। अब यहां पे जाए तो वेग कितना है? 0 है, और इधर भी वेग कितना है? 0 है। यानी कि इन स्थितियों में गतिज ऊर्जा का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो गतिज ऊर्जा यहाँ तो 0 रहेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या रह जाएगी? हाफ kx²। ये फॉर्मूला हमें निकालना। और यहाँ पे भी गतिज स्थितिज ऊर्जा क्या रह जाएगी? 1/2 kx²। यहाँ पे k प्रत्यानयन बल गुणांक है, देखेंगे हम। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहां देखते हैं, स्प्रिंग को अगर हम थोड़ा सा अगर आगे की तरफ खींचे या अंदर धक्का दें तो हमें बल लगा के कार्य करना पड़ेगा। सही है नहीं? तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और कार्य का सूत्र हमें पता है, F dx होता है। पढ़ लेते हैं एक बार। किसी स्प्रिंग में x विस्थापन के लिए किया गया कार्य स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या रहता है? ये पॉइंट कई बार आया हुआ पहले। स्प्रिंग में अल्प विस्थापन dx, अल्प विस्थापन dx के लिए किया गया कार्य क्या होगा? F dx होगा। सही है? बल किधर लगा रहे हैं? जिधर भी लगा रहे हैं। इधर है तो अंदर बाहर की तरफ लगा रहे हैं, इधर है तो अंदर की तरफ लगा रहे हैं। तो ये बल हमारे द्वारा लगाया गया बल है, और ये बल कौन सा काउंट करेंगे? विरूपक बल। तो dw बराबर क्या हो जाएगा? F dx cos 180 डिग्री। हम बल किधर लगाएंगे? बाहरी बल। लेकिन ये कौन सा है? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल किधर लगेगा? प्रत्यानयन बल इसको रोकने की कोशिश करेगा। कार्य में वही बल लिया जाता है जिसका विरोध करके हम कार्य करते हैं। कार्य में हमेशा वही बल लिया जाता है जिसके विपरीत दिशा में जो बल है, उसके विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है? स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल स्प्रिंग को अंदर खींच रहा है, तो हम उसको बाहर खींच के विस्थापित करेंगे, अंदर तो वो अपने आप ही आ जाएगी। तो ये समझो। तो क्या cos 180 समझ में आया? इस वाले डायग्राम को देखो, इसमें हम विस्थापन इधर करना चाहते हैं dx,
और प्रत्यानयन बल अंदर की साइड लग रहा है ये F, तो कोण कितना हुआ 180 डिग्री। क्या cos 180 डिग्री का मान पता है? पीछे लिख देते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट, डॉट तो हट गया, डॉट क्या हुआ हट गया, तो एफ डी एक्स कॉस 180, वापस लिख दी वो लाइन, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स, कॉस 180 का मान कितना होता है -1, तो हमने लिख दिया -1, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस एफ डी एक्स। सही है, तो ये लिखा हमने W इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। अब डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक होता है? यहां पे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू मैक्सिमम तक होता है, या हम कह सकते हैं 0 से x तक होता है। यहां पे माध्य स्थिति से ये जो विस्थापन है x मैक्सिमम, मतलब माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, इसको हम आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। लेकिन अभी हम क्या लिखने वाले हैं? लिमिट 0 से x, विस्थापन कहां से कहां तक? 0 से x तक हुआ। अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहां से यहां तक की दूरी को हम कितना मान रहे हैं? x मान रहे हैं, भाई इतना विस्थापन किया। ठीक है, अभी और आगे देखो, तो बल का जो सूत्र है, बल जो है वो क्या चीज है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये सूत्र है प्रत्यानयन बल का। किसका सूत्र है? प्रत्यानयन बल का। के क्या है? के जो है वो प्रत्यानयन गुणांक है, नियतांक, प्रत्यानयन बल नियतांक। सही है, तो ये हमारे पास हो गया W बराबर माइनस एक्स माइनस के एक्स डी एक्स, तो W इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के एक्स 0 से x dx। क्या हमें समाकलन आता है? समाकलन के लिए फॉर्मूला कौन सा? dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस, अभी पावर में कितना है? कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पावर में 1 है, 1 है, तो हम यहाँ पे सोचो 1 लिखेंगे। जब लिमिट लगी हो 0 से x, तो हम यहाँ पे 0 से x लिख देते हैं, या जो भी लिमिट होती है वो लगा देते हैं। तो बोलो समाकलन क्या होगा? आगे कर लेते हैं। W इज इक्वल टू 0 से x माइनस प्लस हो गया, ये k को भी बाहर ले लें, k को भी बाहर ले लेते हैं, x dx चेक करो, k बाहर आ गया, x dx 0 से x लिमिट, यही लिखा है। W इक्वल टू बोलो k छोटी ABCD का k, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 टू x k, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। ये वाला जो k बाहर आ गया है, ये 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, k की जगह k है और ब्रैकेट के अंदर रहेगा x की पावर 2। सही है, और बोलो W बराबर क्या है? 1/2 के अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट 0। जब ये लिखेंगे तो W बराबर आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, 0 को लिखने की जरूरत नहीं। ये हमारे पास कार्य का सूत्र आ गया। ये कार्य जो होता है, यही कार्य किसमें? स्प्रिंग ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। इसका मतलब हम W हटाए और U लिखे। स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? U कहते हैं। तो W को हटाओ और U लिख दो, तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ गया। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी PE भी लिख सकते हैं, जैसा हमने बिल्कुल शुरू में लिखा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा और के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है? नियत रहता है, समान रहता है। 2 उदाहरण बताए, स्वतंत्रता पूर्व गिरती हुई वस्तु और
स्प्रिंग में, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम चाहते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या हो जाए, पालन हो जाए। तो पालन करने के लिए हम क्या करें, अलग अलग बिंदुओं पे स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग निकालें। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि डायग्राम देखते हैं, और इस डायग्राम में ये स्थिति हम ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं और ये वाली सी ले लेते हैं। सपोज ये स्थिति ए है, ये बी है और ये सी है। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए और टोटल एनर्जी एट ए, सही है। तो हमें पता चला कि ए के ऊपर x इक्वल टू 0 है, ठीक है, स्थिति ए के लिए। क्या लिखे, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को वो क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले के रूप में कि भाई यांत्रिक ऊर्जा बराबर, बोलो क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, सही है क्या ये। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सही है। अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसका, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है, ठीक है। तो बोलो क्या लिखें, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी निकाय के लिए, किसी निकाय कोई भी हो सकता है के लिए स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग तथा गतिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है। इसके दो उदाहरण हमने दिए हैं आपको, एक स्प्रिंग है और एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती। एक स्प्रिंग है और दूसरा क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक, इसका भी पूरा करेंगे आप। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई ये दो घटनाएं हैं जिनमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या होता है, पालन होता है, ठीक है। तो अब हम बिंदु ए पर विचार करते हैं। बिंदु ए के लिए, ए के लिए देखो बोर्ड पे, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ठीक है। टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है। भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर। x कहां का, a का, v कहां का, a का। द्रव्यमान तो कहीं जाओ m ही रहेगा, और k प्रत्यानयन बल नियतांक है, ये उतना ही रहेगा। तो टोटल एनर्जी एट ए कितना रहेगा। तो बिंदु ए के लिए देखते हैं, बिंदु ए के लिए, बिंदु ए के लिए डायग्राम में देखो, ए पे x की वैल्यू कितनी है और v की वैल्यू कितनी है, अधिकतम। तो v लिख दो। तो बोलो क्या लिखे, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू, बोलो 1/2 mv प्लस 1/2 k इंटू 0। तो बराबर क्या रहेगा, 1/2 mv स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे हमने एक्स ए की वैल्यू कितनी ली है और वी की वैल्यू कितनी ली है, वी अधिकतम, वी मैक्सिमम, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कहां पर आ गई, ए पर। सेम ऐसा ही काम करेंगे बिंदु बी के लिए, बिंदु बी के लिए, बी पता है, याद है, तो टोटल एनर्जी एट बी बराबर काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, सही है। बोलो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर बी। क्या डायग्राम याद है किसमें क्या है, जीरो की वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, तो बोलो v क्या है, जीरो है। अगर v पॉइंट याद है हमें, अगर v पॉइंट याद है तो हमें पता है v इक्वल टू जीरो है और x क्या है, मैक्सिमम, जो a के बराबर है, सही है। तो बताओ हम यहां पे क्या लिखे, 1/2m, v जीरो है, जीरो का स्क्वायर प्लस 1/2 के x इज इक्वल टू x मैक्सिमम। यहां पे हम a भी लिख सकते हैं, तो हम a लिख देते हैं इस बात, तो a का स्क्वायर, ये ठीक किया गया। ये हमारे पास हो गया टोटल 1/2 के a स्क्वायर। बोला ये कहां गया, जब जीरो से गुणा किया तो पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट बी, तो हाफ के एक्स के ए स्क्वायर आ गया, सही है। थर्ड में बिंदु सी पर, बिंदु किसके लिए, सी के लिए, सी याद है इधर की साइड, बोलो टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, 1/2 एम वी सी का स्क्वायर प्लस बोलो एक्स स्क्वायर सी, सी पे एक्स की वैल्यू कितनी है, टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू 1/2 एम प्लस 1/2 के वी सी का स्क्वायर जीरो। डायग्राम में देखो, डायग्राम में सी यहां पर है, तो सी के अंदर माध्य स्थिति से विस्थापन तो देखो इतना है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये देखो ए के बराबर है। माइनस है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, यहाँ पे जीरो रहेगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, नहीं काइनेटिक एनर्जी तो यही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, जीरो। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, क्योंकि वेग जीरो है, ये स्थितिज ऊर्जा u का मान जीरो है, u लिखो p लिखो एक ही बात है, सही है कि नहीं। चलो फिर देखते हैं। तो ये हमारे पास a b और c के लिए कुल ऊर्जाओं के मान आ गए। तो यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगी जीरो प्लस 1/2 के ए स्क्वायर, तो ये लिख दिया हमने 1/2 के ए स्क्वायर। बोलो k क्या है, प्रत्यानयन बल नियतांक, ठीक है। टोटल एनर्जी ए पे आ गई, बी पे आ गई, सी पे आ गई, लेकिन यहाँ ध्यान है देखो बी और सी पे तो हाफ के ए स्क्वायर है, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर आया। अब इसका क्या करें, तो v का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, v बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v स्क्वायर बोलो कितना हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किस बिंदु की बात हो रही है, ए बिंदु की। और ए बिंदु आपको कहां दिख रहा है, ए बिंदु यहां दिख रहा है, और ए बिंदु पे विस्थापन कितना है, जीरो है। तो क्या इसमें विस्थापन की जगह जीरो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, लिख देते हैं। बोलो क्या करना चाहिए हमें, तो अगर यहां पे जब x बराबर जीरो लिखेंगे तो v की जगह क्या आएगा, तो टोटल एनर्जी एट a इज इक्वल टू हाफ m, v स्क्वायर की जगह क्या लिखे, x इक्वल टू जीरो है तो a स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर क्या, a स्क्वायर। a पर विस्थापन कितना, a तो माध्य स्थिति है, वहां पे विस्थापन तो कितना रहेगा, जीरो रहेगा।
तो ये हो गया, यानी कि अब हमारे पास जो ऊर्जाएं आई हाफ एम ए स्क्वायर, यहां पे ओमेगा भी होता है, ठीक है, ये ओमेगा। तो अगर यहां पे ओमेगा होता है, यहां वापस लिख देते हैं इसको, तो बोलो यहां पे क्या आएगा, तो v स्क्वायर बराबर ओमेगा का स्क्वायर हो गया, ओमेगा का स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ, बोलो जल्दी, v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सही है। तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर भी आएगा एक, ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला और होता है, एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, के प्रत्यायन बल नियतांक है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी एट ए को हम 1/2 के ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हाफ के ए स्क्वायर क्या हुआ, सही है। अब यहां पे हमारे पास सबके लिए बिंदु ए बी तथा सी के लिए, बिंदु ए बी व सी के लिए बोलो क्या है, बोलो टोटल एनर्जी एट ए बराबर टोटल एनर्जी एट बी बराबर टोटल एनर्जी एट सी। बोलो कितना कितना आया, 1/2 के ए स्क्वायर। यहां पे जो एक फॉर्मूला काम में लिया था एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के, ठीक है, उसको वापस एक बार देख लेते हैं। v का, v बराबर बोलो क्या था, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v बराबर ओमेगा स्क्वायर करेंगे तब होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि माध्य स्थिति में x बराबर क्या होता है, v बराबर ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर, v बराबर ओमेगा रूट ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो प्लस माइनस अगर a हो जाता है तो हम b स्क्वायर करें तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे काम आया था m ओमेगा स्क्वायर बराबर के स्क्वायर होता है, k होता है। अगर हमें ओमेगा का फॉर्मूला देखना है, ये वाला याद रखो, k बाई एम होता है। स्प्रिंग के लिए ओमेगा बराबर क्या होता है, रूट ऑफ k बाई एम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि सभी स्थितियों में यांत्रिक ऊर्जा का मान टोटल हाफ के ए स्क्वायर ही रहता है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत रहता है। इस प्रकार बोलो, इस प्रकार स्प्रिंग में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है, ठीक है। अभी एक इसमें ग्राफ भी बाकी है, नेक्स्ट टाइम में हम इसमें ग्राफ करेंगे। किसका, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा, किसके लिए, स्प्रिंग में। जो इस टाइप का आएगा देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ये इस टाइप, ये टोटल एनर्जी का रहेगा, एक काइनेटिक एनर्जी का रहेगा, एक पोटेंशियल एनर्जी का रहेगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।